edu.in साइट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहा है। तुर्क आक्रमणकारियों द्वारा शासित राज्य को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता था, जिसमें कि सुल्तानों का शासन रहा है। 1206 से 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत पर जिन तुर्क शासकों द्वारा शासन किया गया, उन्हें गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी का शासक माना जाता है। 1206 से 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। इन शासकों को गुलाम वंश का शासक कहना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि इन तीनों तुर्क शासकों का जन्म स्वतंत्र माता पिता से हुआ था, इसलिए इन्हें प्रारंभिक तुर्क शासक और ममलूक शासक कहना अधिक उपयुक्त होगा। ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन में इल्तुतमिश एवं बलबन इलबारी तुर्क थे। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1226 तक 5 वंशों में विभाजित रही। इलबारी वंश 1206 से 1290 तक रहा और खलजी वंश का शासन 1290 से 1320 तक रहा। इसी के साथ तुगलक वंश ने 1320 से लेकर 1412 तक शासन किया और सैयद वंश की जब हम बात करते हैं तो सैयद वंश का शासन 1414 से लेकर 1451 तक रहा। सबसे अंतिम वंश जो था दिल्ली सल्तनत का वो था लोदी वंश, जिसने कि 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया। और आइए अब बात करते हैं इलबारी वंश की। इलबारी वंश का सबसे प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद क्योंकि उसका कोई अपना पुत्र नहीं था, इसलिए लाहौर की जनता ने मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर पर शासन करने का निमंत्रण दिया। ऐबक ने लाहौर पहुंचकर जून 1206 में अपना राज्याभिषेक करवाया। सिंहासनारूढ़ होने के समय ऐबक ने अपने को मलिक और सिपह सालार की पदवी से संतुष्ट रखा। इसने अपने नाम से ना तो कोई सिक्का ही जारी किया और ना ही कभी कोई खुतबे पढ़वाए, जैसा कि आमतौर पर मुस्लिम शासकों में रिवाज था। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। 1192 से 1206 की अवधि को सैनिक गतिविधियों की अवधि कहा जा सकता है। इस समय ऐबक ने उत्तरी भारत में गौरी द्वारा विजित प्रदेशों का शासन किया। 1206 से लेकर 1208 तक की अवधि, जिसे उसके राजनयिक कार्यों की अवधि माना जा सकता है। इस काल में ऐबक ने गौरी के भारतीय सल्तनत में मलिक और सिपह सलार की हैसियत से कार्य किया। 1208 से 1210 की अवधि, जिसमें कि इसका अधिकांश समय दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा बनाने में ही बीता। इस समय इसने स्वतंत्र भारतीय प्रदेश पर स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया। ऐबक की भारत में राजनीतिक उपलब्धि के विषय में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि इसने नए प्रदेश जीतने की अपेक्षा जीते हुए प्रदेशों की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। ये बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि ऐबक ने कोई भी नया प्रदेश नहीं जीता, बल्कि इसने अपने सैन्य काल में, जो कि 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक इसका शासन काल, इसका सैन्य काल रहा है, जबकि ये मोहम्मद गौरी के अंडर एक सिपह सालार हुआ करता था। तो इस समय इसने जो प्रदेश जीते थे, जब वो राजा बना तो उन्हीं प्रदेशों की देखभाल की जिम्मेदारी इसने उठाई। ऐबक को अपनी उदारता और दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श यानी कि लाखों का दानी भी कहा गया है। इतिहासकार मिन्हास ने उसकी दानशीलता के कारण ही उसे हातिम द्वितीय की संज्ञा दी है। फरिश्ता के अनुसार उस समय किसी भी दानशील व्यक्ति को ऐबक की उपाधि दी जाती थी। साहित्य एवं स्थापत्य कला में भी ऐबक की दिलचस्पी बहुत ज्यादा थी। इसके दरबार में विद्वान हसन निजामी और फ़क़-ए-मुदब्बिर को संरक्षण प्राप्त था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में ऐबक के नाम के साथ साथ कुतुब उल इस्लाम, 2.5 दिन का झोंपड़ा और कुतुब मीनार के निर्माण को जोड़ा जा सकता है। कुतुब मीनार, जिसे शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया गया था, के निर्माण कार्य को प्रारंभ करने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को ही मिलता है। अब बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में, यानी कि 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो है इल्तुतमिश शासक बनता है। सन 1210 में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई थी।
ऐबक का दामाद इल्तुतमिश उसका उत्तराधिकारी बना, किंतु सिंहासन पर बैठने के पूर्व उसे ऐबक के पुत्र से युद्ध कर उसे पराजित करना पड़ा था। इस प्रकार प्रारंभ में ही पिता के बाद पुत्र के उत्तराधिकार के वंशानुगत सिद्धांत पर रोक लग गई थी। 1215 से 1217 के बीच इल्तुतमिश को अपने दो प्रबल प्रतिद्वंदी यल्दौज और कुबाचा से संघर्ष करना पड़ा। 1215 में इल्तुतमिश ने यल्दौज को तराइन के मैदान में पराजित किया और 1217 से नासिरुद्दीन कुबाचा ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस तरह इन दोनों प्रबल विरोधियों ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान वतिमुजिन के भय से भयभीत होकर ख्वारिज़्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी वहां से भागकर पंजाब की ओर आ गया था। चंगेज खान उसका पीछा करता हुआ लगभग 1220 से 21 में सिंध की ओर आ गया। चंगेज खान इल्तुतमिश ने मंगोल जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी से बचने के लिए मांगबरनी की कोई भी सहायता नहीं की। मंगोल आक्रमण का भय 1228 में मांगबरनी के भारत से वापस जाने पर ही टल पाया। 1225 में इल्तुतमिश ने बंगाल के स्वतंत्र शासक हसामुद्दीन इवाज के विरुद्ध अभियान किया। इवाज ने बिना युद्ध के ही उसकी अधीनता में शासन करना स्वीकार कर लिया, पर इल्तुतमिश के दिल्ली वापस लौटते ही पुनः विद्रोह कर दिया। इस बार इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने 1226 के लगभग उसे पराजित कर लखनौती पर अधिकार कर लिया। 2 वर्ष के उपरांत नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद मलिक मख्तिमारुद्दीन बल्का खलजी ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर लिया। 1230 में इल्तुतमिश ने इस विद्रोह को दबाया। संघर्ष में बल्का खलजी मारा गया और इस तरह एक बार फिर बंगाल दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ। 1226 में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर और 1227 में परमारों की राजधानी मंदौर पर अधिकार कर लिया। 1231 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किले पर घेरा डालकर वहां के शासक मंगलदेव को पराजित किया। 1233 में चंदेलों के विरुद्ध एवं 1234-35 में उज्जैन और भिलसा के विरुद्ध युद्ध किया, जिसमें कि वो सफल रहा। बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को सम्मान में खिल्लत का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ। प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद इल्तुतमिश वैध सुल्तान एवं दिल्ली सल्तनत का एक वैध स्वतंत्र राजशासक बन गया। खिल्लत मिलने के बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की। बयान पर आक्रमण करने के लिए जाते समय मार्ग में इल्तुतमिश बीमार हो गया। अंततः अप्रैल 1236 में उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया था। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। इसने सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका लगभग 175 ग्रेन जिसका वेट था और तांबे का जित्तल चलवाया था। इल्तुतमिश में इकता व्यवस्था का प्रचलन किया। राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश के दरबार में मिनहाज उस सिराज मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण मिला था। स्थापत्य कला के अंतर्गत इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। भारत में संभवतः पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया था। और अगर हम बात करें उसके अगले सुल्तान यानी कि रुकनुद्दीन फिरोज की, तो इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, पर उसकी मृत्यु के बाद उसके बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। वो विलासी प्रवृत्ति का होने के कारण शासन के कार्यों में रुचि नहीं लेता था और शासन की बागडोर उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में ही रही। फिरोज एवं उसकी मां शाह तुर्कान के अत्याचारों से चारों तरफ विद्रोह फूट पड़ा। विद्रोह को दबाने के लिए जैसे ही फिरोज राजधानी से बाहर गया, रजिया ने लाल वस्त्र धारण कर क्योंकि उस समय लाल वस्त्र पहनकर ही न्याय की मांग की जाती थी, जनता के सामने उपस्थित होकर शाह तुर्कान के विरुद्ध सहायता मांगी। जनता ने उत्साह के साथ रजिया को फिरोज के दिल्ली में घुसने के पूर्व ही दिल्ली के तख्त पर बिठा दिया। रुकनुद्दीन फिरोज को कैद कर उसकी हत्या करवा दी गई।
एडियो डॉट इनसाइट के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम बात करने वाले हैं रज़िया सुल्तान के बारे में और इसमें हम बात करेंगे रज़िया सुल्तान के प्रारंभिक जीवन के बारे में और उसके शासनकाल के बारे में। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से रज़िया सुल्तान जो है उस भारत की पहली मुस्लिम शासिका ही नहीं बल्कि भारत की पहली महिला रूलर भी बनी। यानी रज़िया सुल्तान ना केवल पहली मुस्लिम महिला शासक बनी बल्कि कोई भी भारत की रूलर बनने वाली वो पहली महिला थी। और ऐसा कैसे संभव हो पाया? क्या इसके पीछे रज़िया की योग्यता थी या इसके पीछे इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों को मंत्रिमंडल द्वारा नापसंद किया जाना था? आज के अंक में बस इतना ही।